आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो ये जो वीडियो रहने वाली है आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, जो मेंस का बैच है हम प्री खत्म हो जाए उसका स्टार्ट कर देंगे, यूट्यूब पे ही फ्री में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो मेरा कंप्लीट एडवांस मैथ का वीडियो है 7 घंटे का, इससे आपके हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। हर एक सिंगल शिफ्ट में एडवांस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ रहा है। जो मैंने इंटेंस मैथ रिवीजन की वीडियोस करा रखी है उससे भी भर भर के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, शुरू करते बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो मैंने कल आपको बताया था कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वह क्या होती है, रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। ट्रांसवर्स का क्या होता है, रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन आज आ गया था। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, दो सर्कल आपस में टच करते हैं तो ये जो डी हो जाता है ये सिंपली आर प्लस आर हो जाता है। तो इस केस में ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या 4r बचेगा। तो आप जब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका सिंपल ये बच जाएगा। तो आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। आपको 10 फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला फार्मूला याद रखो, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, कल मैंने आपको अलजेब्रा का ये रिजल्ट बताया था कि x प्लस 1/x की वैल्यू n है अगर, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू n स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी। इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन आज आ गया था। ठीक है, बाकी ये भी सारे रिजल्ट आप देख लो। बाकी मैं आपको एक दो रिजल्ट और याद कराया था कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू n है तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगी। ऐसे ही अगर x माइनस 1/x की वैल्यू n है तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू हो जाएगी वो रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगी। मैंने कैसे याद करने को बोला था आपको, आपको ऐसे याद करना था कि ये बड़ी वाली वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। जब छोटी वैल्यू पे जाएंगे तो -4 करेंगे। ये छोटी है, ये बड़ी वैल्यू है, तो छोटी से जब बड़ी पे जाएंगे तो यहाँ पे +4 करेंगे। इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ से मैं आपको कुछ रिजल्ट्स और याद कराना चाहता हूँ। जैसे मान लो अगर आपसे पूछ ले x की पावर प्लस 1 अपॉन सॉरी x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछ ले, या आपसे पूछ ले x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 पूछ ले। आपको यहाँ पे मान लो x प्लस 1/x की वैल्यू दिया है, जो भी दिया है, कैसे निकालोगे। तो ये आपका पता है क्या होता है, ये आपका सिंपल ये होता है, ठीक है, ये आपका सिंपली ये होता है क्योंकि आपको पता है 5 कैसे बनेगा, 2 × 3 से बनेगा। ये आपका 2 लिखा है 2, ठीक है, 2 × 3 से बनेगा। लेकिन आपका एक्स्ट्रा टर्म ये आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख लो। बाकी मैंने बता भी रखा है कि जो एक्स्ट्रा टर्म आता है ये वाला टर्म आपका एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, तो उसको माइनस कर दोगे तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आप बाकी आपको ये भी निकालना आता है, आपको ये भी निकालना आता है, आपको ये भी निकालना आता है। ये क्या होता है, ये आपका n स्क्वायर माइनस 2 होता है, ये आपका n स्क्वायर माइनस 3n होता है, और ये आपको n दिया ही है। ठीक है, ऐसे अगर आपको मैं ये पूछ लूँ ये क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली हो जाएगा एक्स के, ये आपका किससे बनेगा, ये आपका 4 और 3 से बनेगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1/x। तो आपको इसकी वैल्यू पता है, आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि जब आपका इसका वैल्यू आ जाएगा फिर n स्क्वायर माइनस 2 कर देना तो आपका इसका वैल्यू आ जाएगा, और इसका तो वैल्यू n दिया ही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप अगर आपसे ये पूछ ले या आपसे ये पूछ ले अगर आने वाले शिफ्ट में, तो आप इजीली कर लोगे। आ जाओ नेक्स्ट पे। डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कौन का टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। मैंने आपको कल बताया भी था कौन का टोटल सरफेस एरिया CS, मैंने सब कुछ कल बताया था। इस पे आपका टोटल सरफेस एरिया पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आ गया था। तो अभी सारे फॉर्मूले देख सकते हो, आपको याद भी होगा, देखने की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो आप देख लो। फ्रस्टम भी मैंने बताया था, इसको भी पॉज करके देख लो, कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो फ्रस्टम एक बार आप देख लो। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको 7 घंटे वाले वीडियो में करा रखा है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन एक आपका आ गया था आज। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर एक सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है तो इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास होंगे। अगर 2 पॉइंट है तो इससे भी, इन दोनों पॉइंट से गुजरते हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास होंगे। यहाँ पे मैंने आपको फोटो के जरिए दिखा भी दिया, ये बात आपको साफ साफ दिख भी रही है। सिंगल पॉइंट हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास करेंगे, 2 पॉइंट हो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास करेंगे। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं है तो उससे एक सिंगल सर्कल ही पास होगा। मैंने क्या बोला, 3 पॉइंट से एक सिंगल सर्कल ही पास होगा अगर वह तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो। ठीक है, एक ही सिंगल यूनिक सर्कल पास होगा। ठीक है, और आपको पता है अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो ये आपका ट्रेंगल बनाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाए ना, जैसे मानो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए तो ये आपका ट्रेंगल नहीं फॉर्म करेगा। मतलब आप ये भी दो तरीके से कह सकते हो। पहला तरीका क्या है कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो उनसे आपका एक सर्कल पास होगा। या आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई ट्रेंगल है,
मानो ये ट्रेंगल है, तो इस ट्रेंगल से एक यूनिक सर्कल पास होगा। तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया, आपको यहाँ पे लेंथ दिया है ए बी, बी सी और ए सी। तो आपको दिख रहा है ए बी प्लस बी सी कर दो तो आपका ए सी आ जा रहा है। मतलब इस केस में ये तीनों पॉइंट्स मिलकर आपका ट्रेंगल नहीं बना पाएंगे। आपको पता है ना कि जो आपका जो होता है, दो साइड का सम आपका तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ए बी सी 3 साइड्स की लेंथ है तो दो साइड का सम हमेशा सी से ज़्यादा होना चाहिए, और दो साइड का जो डिफरेंस होता है वह हमेशा कम होता है तीसरी साइड से। आपको ये बात पता होनी चाहिए, दोनों रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। ट्रेंगल के साइड्स का रिजल्ट है, ठीक है। ट्रेंगल आपका तभी पॉसिबल होगा। इतनी बात क्लियर है ना आपको? तो आपको दिख रहा है ये तीनों मिला के आपको दिख रहा है ना 9 + 11 = 20,000। मतलब ये आपका ट्रेंगल पॉसिबल ही नहीं होगा। जब ट्रेंगल पॉसिबल नहीं हो रहा है तो इन तीनों पॉइंट से कोई भी सर्कल पास नहीं करेगा, तो इसका 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका मान लो साइड दिया था 9, 12, 20 दिया होता, तो आपको दिख रहा है भाई ये दोनों का सम इससे ज़्यादा है, इन दोनों का सम इससे ज़्यादा है, ठीक है, इन दोनों का सम इससे ज़्यादा है, आपको सब कुछ दिख रहा है। मतलब ये आपका ट्रेंगल पॉसिबल हो रहा है। जब ट्रेंगल पॉसिबल होगा तो इस केस में एक सर्कल पास करेगा, एक सर्कल। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि 4 पॉइंट से कितने सर्कल पास करेंगे, 4 पॉइंट से कितने सर्कल पास करेंगे, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि इस 4 पॉइंट से सर्कल पास कर भी सकता है, इस 4 पॉइंट से सर्कल पास नहीं भी कर सकता है। और अगर इस चारों पॉइंट से सर्कल पास कर गया तो वह आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये जो आपका चारों साइड से मिलकर जो आपका वो बनेगा क्वाड्रिलेटरल, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अब साइक्लिक से क्या हो जाएगा? साइक्लिक से आपका सिंपल ये जो अपोजिट एंगल का जो सम होता है वह आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला? सिंगल पॉइंट से आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास होंगे, 2 पॉइंट से आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास होंगे, 3 पॉइंट अगर कोई ट्रेंगल बना रहा है या 3 पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं है तो वहां से आपका यूनिक सर्कल पास होगा। 4 पॉइंट से देखो सर्कल पास होगा ही होगा, और एक सिंगल सर्कल ही पास होगा। और अगर आपके 4 पॉइंट हैं तो इससे आपका सर्कल पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर सर्कल पास हो गया तो ये चारों पॉइंट मिलके जो आप पॉलीगन बनाएंगे, जो क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से क्या होता है? इनके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वह आपका 180 डिग्री होता है। मेरे ख्याल से आपको सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। नेक्स्ट देखो, तो पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे वाला, फिर हम ऊपर वाला देखेंगे। देखो आपसे क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो 20 चेयर को 18,000 में खरीदता है, ठीक है। ऑन सेलिंग देम उसको जो प्रॉफिट होता है वह 4 चेयर के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। मतलब 20 चेयर को बेचने पे जो उसको प्रॉफिट होता है वह 4 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपको फिर जो चीज़ पूछिए वो आपको बतानी है, आपको एक चेयर का सेलिंग प्राइस बताना है। तो आपको एक बात पता है, अगर मैं कोई मानो एक सिंगल चेयर बेची तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा? मुझे प्रॉफिट होगा SP माइनस CP का, यही तो प्रॉफिट होगा। अगर मैं 20 चेयर बेचूं तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा। और यही आपको दिया है कि जो ये आपका किसके बराबर है? ये आपका 4SP के बराबर है। यही चीज़ तो लिखा है, जो चीज़ लिखा है मैंने वैसे ही लिख दिया, सेम टू सेम। आपको चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। आपको ये भी बताना कि कितना प्रॉफिट उसको हो रहा है। तो आप इसको अरेंज कर लो, तो ये 20 CP है, उसको उधर भेज दो तो आपका 20 CP हो जाएगा, और इधर 4 को इधर भेज दो आपका 16 SP हो जाएगा। आप इसको काट भी सकते हो। तो आपको दिख रहा है SP 5 है, CP 4 है। क्या बोला मैंने? CP 4 है, SP 5 है। तो आपको दिख रहा है जो प्रॉफिट परसेंट है वह आपका 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। लेकिन आपको ये नहीं बताना है, आपको बताना है कि भाई सेलिंग प्राइस एक चेयर का कितना होगा। तो CP कितना है? आपको दिख रहा है 20 चेयर को 18,000 में खरीद रहा है, तो आपका 1 0 से 1 0 चला गया। एक चेयर का दाम जो है वो आपका 900 आ चुका है। तो 1 चेयर का जो दाम आ चुका है, 1 चेयर का, वह आपका 900 रुपये आ चुका है। इतनी बात क्लियर है ना? तो अगर इस 4 की वैल्यू आपको 900 दी है, मतलब 900 बटे 4, और आपको 5 की वैल्यू बतानी है, तो 5 9 45 से आप ऐसे देख लो, 25 25 इंटू 45 कर दो, तो आपका कितना जाएगा? 900 प्लस 225, तो आपका 1125 सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर आ जाएगा, ठीक है। आसान है कि नहीं? आपको ये वाली लाइन लिखनी आनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया कि जो चीज़ कहा है वही चीज़ हमें लिखना है। जैसे आपको ये भी कह सकता है कि 20 चेयर को बेचने पे जो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, मैंने क्या बोला देखो, 20 चेयर को बेचने पे जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वह 5 CP के बराबर है, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 चेयर के बराबर है। तब आप कैसे लिखोगे? आपको पता है जो एक चेयर को बेचने पे कितना हो रहा है प्रॉफिट, इतना हो रहा है। 20 चेयर को बेचने में कितना होगा प्रॉफिट, इतना होगा।
और ये किसके बराबर दिया आपको, 5 सीपी के बराबर दिया है। बस आप इसको भी कर लोगे, कैसे करोगे, 20 25 सीपी इक्वल्स टू 20 एसपी। तो आपका एसपी आ चुका है 25, सीपी आ चुका है आपका 20। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, यहाँ पे भी आपको 25% का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको कैसे भी कह सकता है, आपको बस ये वाली लाइन लिखनी आनी चाहिए। आ जाओ ये ऊपर वाले भी देख लेते हैं। ऊपर वाले में आपको क्या कह रहा है कि ऑन सेलिंग अ पेंटिंग एट 1498 द गेन इज 25% मोर देन द लॉस इंकर्ड ऑन सेलिंग इट ऑन इतना। मतलब अगर मैं कोई सामान 1300 पे बेच रहा हूँ और अगर मैं कोई सामान 1498 पे बेच रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे। तो अगर मैं कोई सामान इतने पे बेच रहा हूँ और कोई सामान मैं इतने पे बेच रहा हूँ, और मान लेता हूँ मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है, बीच में कहीं पे है ना, ये आपको एक नंबर लाइन की तरह मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये जो लाइन खींची है ना, ये मैंने मान लिया ये कॉस्ट प्राइस है आपका। तो आपको कह रहा है जो मुझे गेन हो रहा है ना वो 25% ज़्यादा है जितना मुझे लॉस हो रहा है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा था 4x का, तो मुझे जो गेन होगा वह 5x का होगा कि नहीं। अरे यार सीपी ये है, ये जो लाइन मैंने खींचा ना ये सीपी है। तो मुझे लॉस अगर 4x का हो रहा है तो इसका 25% ज़्यादा, मतलब 5x मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बात क्लियर है। और आपको दिख रहा है जो 9x गैप है ना, ये क्या है, ये भाई यही तो इन दोनों के बीच का जो गैप है 1300 और 1498 में, यही आपकी 9x की वैल्यू है। तो ये आपका 198 है, आपकी x की वैल्यू यहाँ से सिंपल आपकी 22 आ चुकी है। तो आप यहाँ पे डाल दो तो आपका 110 आ जाएगा। तो आपका CP निकल के आ जाएगा, इसमें आप 110 घटा दोगे तो आपका CP कितना आ जाएगा, 8 8 3 1, ये आपका CP आ चुका है इतना। अब आपको क्या पूछ रहा है कि मुझे अगर 25% गेन करना है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो 1388, 25% गेन करना तो 5/4 कर दूंगा। तो यहाँ से मेरा 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 सत्ते 5 सत्ते 35, हाथ लगा 3, 5 चौक 20, 3 23, हाथ लगा 2, 5 तिहाई 15, 2 17। तो आपका 1735 आपका क्या आ जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बातें एकदम क्लियर होगी, बहुत ही लेमैन, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन आपको याद होगा, इंटेंस मैथ रिवीजन लेक्चर 2, साथ में एडवांस मैथ्स के रिवीजन में भी मैंने करा रखा है इसको, मेंसुरेशन 3D में भी करा रखा है, मेंसुरेशन 3D के रिवीजन में भी करा रखा है, हर जगह करा रखा है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ गया था सिंपल से। कैसे करते हैं, आपको क्या कह रहा है कि 5, ये आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये जो एक ट्रेंगल बन रहा है, ट्रेंगल में से ये मैं इन 3 सेक्टर का एरिया अगर माइनस कर दूं तो मेरा ये बीच वाला पोर्शन आ जाएगा। तो इस ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, ये आपको पता है, ये आपका क्या है, ये आपका राइट एंगल, अरे सॉरी इक्विलेटर ट्रेंगल ही तो है, और ये आपका 60 डिग्री है। ठीक है, तो इस ट्रेंगल का एरिया हो जाएगा √3/4 a²। और ए क्या है, साइड आपकी देखो 10 साइड है, इसकी साइड 10 है ना भाई। तो √3/4 a² मतलब आपका आ जाएगा 100। ठीक है, माइनस में इन 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगा तो आपको 60 आपको दिख रहा है। तो 180 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू आपका πr²। तो पाई आर कितना, आर आपका 5 है भाई, ये 5 है, 10 मत ले लेना, 5 है, ये 5 है। तो 5 × 5 25। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 25√3 माइनस 25 पाई ये आपका 2 हो जाएगा ना, π/2। तो 25 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो √3 माइनस π/2 हो जाएगा। तो आपका ये वाला डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहीं से मैंने आपको एक चीज़ और याद दिलाई थी कि अगर मानो 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, या 3 सर्कल टच कर रहे हैं, या 4 सर्कल टच कर रहे हैं, और मैंने इसको चारों तरफ से एक रस्सी से बांध दिया है, तो इस रस्सी की लेंथ बता दो। तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आप 2πr लिख देना। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ नहीं कराऊंगा। मैंने कहा था सबसे पहले आप 2πr लिख दोगे हर जगह। ठीक है, 2πr लिख दोगे, प्लस जितने सर्कल उतना डायमीटर आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 2 सर्कल हैं तो 2 डायमीटर, यहाँ पे 4 सर्कल हैं तो 4 डायमीटर, यहाँ पे 3 सर्कल है तो 3 डायमीटर हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका इसकी लेंथ है, ये जो आपको बन रहा है ना चारों तरफ जो मैंने बांधा है इसे, इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ, समझ रहे हो। तो ये आपको याद होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो इसके आपको 2 ही फार्मूले याद रखने हैं, इसके अलावा आपको कोई भी फार्मूला याद नहीं रखना है। बाकी देखो अगर आपने याद रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैंने नहीं याद कराया, मैंने आपको जुगाड़ बताया कि आप डायरेक्ट एक लाइन में सोच के लिख सकते हो, आपको बिना कोई फार्मूला याद किए। हाँ, मतलब ये दोनों फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए। हम अदरवाइज टीचर 4-5 फार्मूला याद कराते हैं, अलग अलग केसेस में आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको 2 बातें पता रहनी चाहिए
कि अगर ए क्यूब, देखो ये फॉर्मूला आपको दिया है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर 3abc के इक्वल है अगर, तो आपका ये दो केस में हो सकता है। पहला केस अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तब भी हो सकता है, या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तब भी, आपका दोनों ही केस में आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। कैसे? आप देखो, अगर इसको मैं 0 कर दूं तो पूरा 0 हो जाएगा, तो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। दूसरे केस में अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो पूरा 0, जब पूरा 0 होगा तो फिर आपका ये इक्वल टू ये हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वही आपसे पूछा है कि आप बता दो, इसकी वैल्यू बता दो, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो आपका ये हो जाएगा, तो मतलब 3abc के आपका इक्वल हो जाएगा। तो आपको ये दोनों रिजल्ट पता होना चाहिए, इन दोनों ही केस में आपका ये रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे बेस्ड पहली बात तो आपको -c से घबराना नहीं है, क्योंकि जो -c है ना, मतलब c की जगह समझ लो -c आ गया है बस। तो देखो यहाँ पे भी c की जगह -c आ गया है, यहाँ पे भी c की जगह -c आया है, तभी यहाँ पे प्लस हो गया है। तो आपको इस c से कुछ भी घबराना नहीं है। अब आपको दो फार्मूले याद करने हैं, बस आपको ये दोनों फार्मूले याद होने चाहिए, इसके अलावा आपको कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है ना कि ये जो आपका -c लिखा है ना, ये आपका +c है, बस c की जगह +c की जगह -c लिख दिया। अब इससे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे आपका +c की जगह -c आ गया है, और यहाँ पे भी जो आपका +c है -c करेंगे तो जो आपका -3abc होता है वो आपका +3abc बन जाएगा। तो आपको इस c को ना आप माइनस की जगह देखो ही मत, आप इसको a प्लस बी प्लस सी ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, जो आपको दिया है 20। फिर आपका क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो आपको दिया है 152, माइनस आपका होता है ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो आपको नहीं दिया है। तो आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखना है। कैसे लिखोगे, इसका स्क्वायर कर दो। तो मैं क्या किया, मैंने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दिया, तो आपका 400 आ गया है। इसमें से मैंने माइनस क्या किया है, मैंने 152 को माइनस कर दिया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को माइनस कर दिया। मैंने ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कर दिया, तो आपका 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बचा है। आप इसको 2 से अगर डिवाइड कर दो तो आपका अब क्या बचा है, अब आपका सिंपल ab प्लस bc प्लस ca बचा है, जो हमें निकालना था। ठीक है, तो बस हो गया, अब इसको सॉल्व कर लो। तो 20 इंटू 152 माइनस 200 और प्लस आपका 152/2 आ जाएगा। तो 152/2 करोगे तो आपका 76 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें जोड़ लो, 6 2 8 7 12 2 हाथ लगा 1, 228 माइनस 200 मतलब 28 इंटू 20, जो आपका 560 आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है, आपको अलग से 10 फार्मूला याद नहीं करने, आपको सिर्फ 2 फार्मूला याद करना है जो मैंने ऊपर लिखा है बस। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं सेम। हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है, तो हमें इसकी वैल्यू दिया है, मतलब 98 इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, जो आपको दिया है 14, ये ए प्लस बी प्लस सी हो गया। फिर आपका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, ये तो होता है। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपको नहीं दिया, कैसे लिखोगे, आप लिखोगे सिंपल इसका स्क्वायर कर दो, 14 का स्क्वायर जो आपका 196 आ जाए, माइनस क्या करोगे, माइनस आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करोगे, तो आपका ये क्या आ चुका है, ये आपका सिंपली आ चुका है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो अब आपका बिल्कुल सेम फार्मूला बन चुका है। ठीक है, तो 14 सत्ते होता है 98, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस आपका क्या आ जाएगा, आपका 98 आ जाएगा। ठीक है, ये 7 इक्वल्स टू, तो 98 प्लस 7 आपका कितना आ जाएगा, 98 प्लस 7 आपका 105 आ जाएगा, इक्वल्स टू 3/2 आपका ये आ जाएगा। इसको आप काट दो तो 3 बच्चे और आपका 70 आ जाएगा इसकी वैल्यू, जो आपसे पूछा है, तो आपका 70 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो आपसे क्या कह रहा है कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स एंड 32 मिनट्स, मतलब ए आपका 24 मिनट में भर रहा है, बी आपका 32 मिनट में भर रहा है, तो आपका ये 96 आ जाएगा एलसीएम, इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। अब हमसे कह रहा है कि अगर दोनों पाइप को साथ मैंने स्टार्ट कर दिया तो कितने समय बाद मैं बी को क्लोज करूँ कि जो टंकी भर रही है वो 18 मिनट में भर रही है। ठीक है, मतलब टंकी 18 मिनट में भर रही है और मैंने बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया। तो आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी, 18 मिनट तक ए तो चला ही होगा भाई, ए तो 18 मिनट तक चला होगा, बी को हमने कुछ समय बाद बंद कर दिया है, लेकिन ए को नहीं बंद किया, ए हमारा 18 मिनट तक चला है। तो ए की एफिशिएंसी है 4, अगर ये 18 मिनट तक चले तो 18 चौक 72, तो 72 तो ए ने भरा है, और जो बचा हुआ 24 है उसी को बी ने भरा है। बी की एफिशिएंसी है 3, 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो आपका 8 मिनट तक चला है बी।
तो जब 8 मिनट तक चला, मतलब 8 मिनट बाद मैंने बी को बंद कर दिया है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितने समय पहले, ये भी पूछ सकता है कि कितने समय पहले मैंने बी को बंद किया। तो यहाँ पे आपका 18 मिनट है, 8 मिनट चला तो आपने 10 मिनट पहले बंद किया है, मतलब क्या बोलते हैं, टंकी फुल होने के 10 मिनट पहले आपने बंद किया है। आपसे दो तरीके से पूछ सकता है कि कितने समय बाद मैंने बंद किया है, जिसका आंसर आपका 8 मिनट आ रहा है। मैंने कितने समय बाद बी को बंद किया है, उसका आंसर आ रहा है 8। अगर पूछ ले कि टंकी भरने से कितने समय पहले मैंने बी को बंद किया है, तो 10 मिनट पहले बंद किया है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। तो आपका सर्कुलर रेस पे भी क्वेश्चन आया था, मैंने आपको कल कराया था। सिंपल, जो आपका मतलब ट्रैक का लेंथ होता है, ठीक है, ट्रैक का लेंथ, और कितने समय बाद वह मिलेंगे, कितने टाइम बाद वह मिलेंगे। तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो S1 माइनस S2, S1 माइनस S2, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ट्रैक लेंथ अपॉन S1 प्लस S2, इतने समय बाद मिलेंगे। साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपसे पूछ ले कि कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मिलेंगे, कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मिलेंगे, मान लो उनकी स्पीड है 16 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड है उनकी स्पीड। दो लोग हैं जो एक सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे हैं जिनकी स्पीड 16 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड है। अगर वह अपोजिट डायरेक्शन में है तो कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में मिलेंगे, अगर वह सेम डायरेक्शन में है तो कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया था आपको सिंपल ये जो है ना, इसको एकदम एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 4:5। अगर अपोजिट पूछ ले तो 4 + 5 आपके 9 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मिलेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन है तो आप डिफरेंस ले लोगे, तो आपका डिफरेंस लेना है, ठीक है, तो 1 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका कभी भी आ सकता है, ठीक है, इस वजह से मैं अभी तक आया नहीं, लेकिन कभी भी आ सकता है, बिल्कुल आसान है लॉजिक, इस वजह से आपको बता दे रहा हूँ। थी पुलिस वाले मैंने अलग से करा रखा है, इसको आप वीडियो देख लेना अगर आपको नहीं आता तब। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो आपसे ना पूछ सकता है क्या, कि मान लो आपसे पूछ लेगा 0 से 45 डिग्री के बीच में आपकी मान लो tan की वैल्यू ज़्यादा होती है क्या, tan की वैल्यू cot थीटा से ज़्यादा होती है, या tan थीटा की वैल्यू लेस देन होती है cot थीटा से, या आपका tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा होता है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपसे अगर मान लो 0 से 45 डिग्री पूछ ले तो आप सिंपल 30 डिग्री की वैल्यू से आप चेक कर सकते हो। अगर आपसे 45 से 90 के बीच में पूछ ले तो आप सिंपल 60 डिग्री की वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। जैसे मान लो मुझसे क्वेश्चन पूछा कि 0 से 45 डिग्री में आप ये बता दो कि tan थीटा ग्रेटर देन कॉट थीटा होता है, या tan थीटा लेस देन कॉट थीटा होता है, या tan थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है, या आपका कुछ और दे दिया, ठीक है, कुछ और दे सकता है। मैं कैसे चेक करूंगा, 0 से 45 डिग्री के बीच में, 0 45 को नहीं लिया है, समझ रहे हो, 0 45 को नहीं लिया है, ले भी सकता है नहीं लिया, तो मैं सिंपल 30 डिग्री पे चेक करूंगा, क्योंकि ये आपका 0 से 45 के बीच में। तो मैंने 30 डिग्री पे चेक किया, tan थीटा के वैल्यू है इतना, cot थीटा के वैल्यू है इतना, तो आपको दिख रहा है कि cot थीटा बड़ा है tan थीटा से, तो मेरा मेरा ये वाला रिलेशन ट्रू हो जाएगा। अगर आपसे यही चीज पूछा होता कि 45 से 90 डिग्री के बीच में बता दो, यही सेम क्वेश्चन कि इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो मैं सिंपल 60 डिग्री चेक कर लूंगा, क्योंकि आपका 45 और 90 के बीच में 60 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, तो मैं सिंपल 60 डिग्री चेक कर लूंगा। तो मैं जब 60 डिग्री चेक कर रहा हूं तो आपको दिख रहा है tan थीटा बड़ा है, तो इस केस में आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, tan थीटा इज ग्रेटर देन cot थीटा। तो ये तो आपका तब की बात है जब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछ रहा है, लेकिन अगर आपसे थर्ड फोर्थ ऐसे क्वाड्रेंट में पूछ ले तो आपको सिंपल वही वैल्यूज ही लेनी है, जो आपको ऐसे कोई वैल्यू ले लो जो उनके बीच में हो। लेकिन अब आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा निगेटिव होता है। तो मैंने आपको बताया था आपको ऐसे याद करना है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो ऑल मतलब यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे आपका साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे आपका cos और sec पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब आप समझ जाओगे, आप कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो आपसे बोल ले कि 90 से 180 के बीच में बता दो जो भी रिलेशन, तो आप मान लो यहाँ पे आप 90 + 120 डिग्री मान लो, चलो 120 डिग्री पे आप चेक कर लो यहाँ पे सारी चीजें, या आपसे वैसे 90 180 नहीं पूछेगा, आपसे 90 से 135 के बीच में पूछेगा। ठीक है, तो आप 120 डिग्री मान लो, देख लो कौन किसकी वैल्यू क्या आ रही है, और वहां से आप कंफर्म कर सकते हो कि क्या ज्यादा होगा क्या कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, और ये जो क्वेश्चन है ना ये मैंने इंटेंस मैथ रिवीजन के लास्ट में जो 2-3 लेक्चर हुए हैं उनमें मैंने इसको करा रखा है। ठीक है, और सेम टाइप का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो कह रहा है एस डिपॉजिट ऑफ 50,000 इन 2 अकाउंट्स विच गिव 8% एंड 12% सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जो 50,000 रुपए है ना,
इसको इसने अलग अलग दो अकाउंट में, आपको एक बार मैं सही से लिख दूँ थोड़ा सा, ये जो 50,000 रुपये है इसमें से कुछ रुपए इसने ए में जमा किया है और कुछ रुपए दूसरे अकाउंट में जमा किया है, और जो इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, ए पे इसको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है और इस पे इसको 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अगर उसको टोटल इंटरेस्ट इतने का मिलता है तो उसने कितना रुपए 12% वाले पे, मतलब इस वाले स्कीम में उसने कितना रुपए जमा कर रखा है। कैसे करते हैं, पहला तरीका एलिगेशन का, लेकिन वो तरीका इस क्वेश्चन के लिए फर्जी तरीका मुझे लगता है। उससे आसान तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो 12% है ना, इसको आप 8% प्लस 4% की तरह देख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हो। आपको पता है ये जो मैंने रुपए ए में जो रुपए मैंने इन्वेस्ट किया है और जो रुपए मैंने बी में इन्वेस्ट किया है, इनका जो सम है वो 50,000 है, क्योंकि 50,000 का कुछ हिस्सा मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, बचा हुआ हिस्सा मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो आपको दिख रहा है इस पूरे पे आपको 8% तो मिल ही रहा है, और जो बी पे इन्वेस्ट किया है उस पर आपको 4% और मिल रहा है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनो, इस पूरे 50,000 पे आपको 8% तो मिल ही रहा है, साथ में जो आपने बी में जमा किया है इसमें आपको 4% और मिल रहा है। तो मैंने क्या बोला, इस पूरे 50,000 पे आपको 8% तो मिल ही रहा है, तो इसका 8% कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, तो आपको 4,000 इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, और जो बचा हुआ इंटरेस्ट जो आपका 1200 और इंटरेस्ट है ना भाई, यहाँ पे 5200 इंटरेस्ट है, तो 4,000 तो आपका 8% की वजह से आया है। ये जो 1200 इंटरेस्ट है ना, ये आपका क्यों आया, ये आपका इस बी के 4% की वजह से आया, मतलब बी का जो 4% है इसकी वैल्यू आपकी 1200 है, क्योंकि बी पे जो 4% मिल रहा है, एक बार देखो 1 साल के लिए है ना ये, हाँ 1 साल के लिए है, तो बी का जो 4% है उसी की वजह से मेरे पास 1200 एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो कि बी पे जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था वह कितना इन्वेस्ट किया था, वह मैंने 30,000 इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो आसान है मेरे ख्याल से। अगर आपसे ए पूछ लेता है यहाँ पे, तो आपने 30,000 निकाल लिया है, तो आपने टोटल 50,000 था, तो ए में कितना रुपए आपने इन्वेस्ट किया था, 20,000 इन्वेस्ट किया था। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ए भी पूछ सकता है और बी भी पूछ सकता है। वैसे यहाँ पे ए और बी नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि 12% पे, तो 12% वाला बी मैंने माना था ना, तो इस वजह से मैं बी बोल रहा हूँ। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, वैसे देखो कॉइन्स वाले क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, और ऑली बोर्ड के जो सोल्यूशन मैंने कराए हैं उसमें भर भर के कॉइन्स वाले आए हैं, और मैंने आपको भर भर के उस टाइप के क्वेश्चंस करा रखे हैं, भर भर के। मेरे ख्याल से लगभग हर एक ऑली में ये कॉइन्स वाले क्वेश्चन आ रखा है, क्योंकि मुझे लगता है मैं कम से कम 4 से 5 बार कराया हूँ आपको। हाँ, तो देखो क्या कह रहा है, ये मैंने थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसी वजह से उठाया, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन उठाया मैंने, कि अतुल जो है 20 रुपये का कोई सामान खरीदता है वो, और उसको 100 रुपये का नोट पकड़ाता है शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर को 80 रुपये लौटाने पड़ेंगे कि नहीं। अब ये जो 80 रुपये लौटा रहा है, ये किस तरीके से लौटा रहा है, ये आपको 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये का कॉइन दे रहा है, और किस रेशियो में दे रहा है, 5:4:1 में दे रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि 5 रुपये के कॉइन उसने कितने लौटाएं, हाउ मेनी 5 कॉइन्स डिड द शॉपकीपर गिव, मतलब 5 रुपये के कितने कॉइन्स उसने लौटाए हैं। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि उसने 2 रुपये के कॉइन, 5 रुपये के कॉइन, 10 रुपये के कॉइन लौटाए हैं, कितने रेशियो में, 5:4:1 में। तो आप एग्जैक्ट मान लो कि उसने 5x कॉइन, 4x कॉइन और 1x कॉइन लौटाए हैं, और आपको पता है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 रुपये के उसने 5x कॉइन लौटाए, तो आपका कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा टोटल वैल्यू, ये 20x हो जाएगा और ये आपका 10x हो जाएगा। और उसने कितने रुपए लौटाए होंगे, उसने 80 रुपये तो लौटाए होंगे भाई, 20 रुपये का तो सामान है, 100 रुपये इसने नोट पकड़ा है तो 80 रुपये लौटाएगा। तो आपका ये कितना आ चुका है, आपका यहाँ पे 40x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 80 आ चुकी है, तो x की वैल्यू आपकी 2 आ चुकी है। तो उसने 5 रुपये के 4x कॉइन्स लौटाए हैं, x की वैल्यू 2 है, मतलब इसने 8 कॉइन्स लौटाए हैं 5 रुपये के। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। जैसे आपको ना तीनों साइड्स का रेशियो दे देगा, या आपको तीनों साइड्स दे देगा, और आपसे पूछेगा ये कौन सा ट्रेंगल है, आपका राइट एंगल ट्रेंगल है, आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल है, आपका ये एक्यूट एंगल ट्रेंगल है, आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मानो तीनों साइड्स का रेशियो दे देगा, या तीनों साइड्स भी दे सकता है। ठीक है, अगर रेशियो भी दे देगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, जो 2 साइड्स हैं छोटी वाली उनको लोगे और उनका स्क्वायर करोगे और उसका सम करोगे। मतलब यहाँ पे 2 छोटी वाली साइड्स कौन सी है, 4 और 6 है, और ये बड़ी वाली है, तो 2 छोटी वाली को लो, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करो, और साथ में इसका स्क्वायर करो, 8 स्क्वायर करो। तो आपको दिख रहा है ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 36 + 16 आपका 52 आ जाएगा, ये आपका 64 आ जाएगा। तो अगर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर है, तो आपका ये एक्यूट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, अगर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर है, तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल है। अगर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर है, तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अगर आप ये कंडीशन भूल जाते हो तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो आपका एक्यूट होता है, तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल पे आप अप्लाई कर देना। कैसे अप्लाई करोगे, तीनों साइड मान लो ए है, या आप मान लो 2 2 2 है, तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे और सी स्क्वायर करोगे तो आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर है, तो ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको यहाँ से भी ये रिजल्ट याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, देखो कॉन्ग्रुएंसी समझते हैं। देखो दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होगी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, तभी वह आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो अगर मैं तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दूं, मतलब एस 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 से भी हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं, या अगर मैं किसी दो साइड्स को, किसी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दूं, साथ में उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है, मतलब जैसे मैंने ये वाला साइड इसके बराबर प्रूफ कर दिया, ये वाला साइड इसके बराबर प्रूफ कर दिया, तो इन दोनों साइड के जो बीच वाला एंगल है अगर मैं उसको भी प्रूफ कर देता हूं बराबर, तो मैं एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाला समझते हो? फिर आपका ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा, आपका ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, आपका ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं दो एंगल को, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर प्रूफ कर दूं और उसके बीच में जो इंक्लूडेड साइड है, मतलब अगर ये वाला एंगल, अगर मैं आपको ब्लू कलर से दिखाऊं, ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ कर दूं और ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ कर दूं, तो इसके बीच का जो इंक्लूडेड साइड है अगर मैं ये भी प्रूफ कर दूं साथ में, तो आपके ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। साथ में एक तरीका और है कि राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब दोनों में एक एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, साथ में जो हाइपोटेन्यूज है वह बराबर होना चाहिए, साथ में कोई भी साइड आप ले लो, जैसे ये इसके बराबर हो गया। अगर हमने ये तीन चीज प्रूफ कर दी तो आप आर एच एस से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। एक तरीका और होता है ए एस, ये भी आपका, इससे भी आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हो। जैसे आपके दो ट्रायंगल हैं, आपने क्या किया, आपने कोई भी दो एंगल, जैसे ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ कर दिया, ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ कर दिया। अगर आप अभी ये वाला साइड इसके बराबर भी प्रूफ कर देते हो तो इस तरीके से भी आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हो। तो टोटल 5 तरीके हैं जिसे आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हो। ये पांचों तरीके से आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, अब सिमिलैरिटी कैसे प्रूफ करते हैं? जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर तीनों एंगल आपके बराबर हो गए, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे इसका ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, इसका ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल बना ही लेता हूँ मैं, इसका ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, तो आप यहाँ पे इस केस में आप कॉन्ग्रुएंट से प्रूफ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप सिमिलैरिटी प्रूफ कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी कि ये आपका कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल नहीं है, आपका सिमिलैरिटी वाला रूल है। अब सिमिलैरिटी कैसे प्रूफ करते हैं? अगर मैं कोई भी दो एंगल को, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर प्रूफ कर दूं, जैसे ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो आपके ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर वाला समझते हो कि दोनों दिख रहे हैं एक जैसे, लेकिन उनका साइज डिफरेंट हो सकता है। जैसे मान लो जैसे ये एक बड़ा सा ट्रायंगल है, इसको मैंने जूम करके बड़ा कर दूं और जूम करके, तो आपको दिख रहा है, या छोटा कर दूं तो यूनिफॉर्मली ही एकदम छोटा हो जाएगा, मतलब दिख बिल्कुल ऐसा ही रहा है ना, लेकिन मैंने छोटा कर दिया, मतलब साइज में डिफरेंट है। लेकिन आपका जैसे ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल आपका इसके बराबर है। जैसे अगर मैं बोलूँ ना, तो अगर दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इसका एरिया वगैरह सब कुछ बराबर होगा, एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, सब कुछ बराबर होगा। लेकिन इस केस में ऐसा ट्रू नहीं है। ठीक है, इनका एरिया डिफरेंट हो सकता है, ये सब हो सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आपको एक बात और समझनी है कि अगर दो ट्रायंगल का एरिया मान लो बराबर है, एरिया, दो ट्रायंगल का एरिया बराबर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉन्ग्रुएंट है, हम नहीं कह सकते। ठीक है, हम ये बात नहीं कह सकते कि कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अगर वह कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया 100% बराबर होगा। मतलब अगर एरिया बराबर है तो कॉन्ग्रुएंसी का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया बराबर होगा ही होगा। आपको ये भी बात याद रखनी है, आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो एंगल बराबर करने से क्या होता है ना, ये तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है भाई, क्योंकि तीनों का सम तो 180 है। तो अगर मैं दो भी प्रूफ कर दूं तो आपके दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो आप एंगल से आप प्रूफ कर सकते हो कि दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। या आप यहाँ पे साइड एंगल साइड है ना, तो ये आपका साइड बराबर नहीं कर रहा है, या साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर कर रहा है। तो अगर आप किसी भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर प्रूफ कर दो और एक एंगल उसके बीच वाला जो इंक्लूडेड एंगल है इसको बराबर प्रूफ कर दो, तो आप इससे भी सिमिलैरिटी प्रूफ कर सकते हो। सिमिलैरिटी की बात कर रहा हूँ मैं। या अगर आप तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर प्रूफ कर दो तो भी आपके ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। आपको एक रिजल्ट और याद रखना है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इनका जो एरिया का रेशियो होता है वह इनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। या आप कह सकते हो इनके मीडियन के रेशियो के बराबर
रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, या इनके पेरीमीटर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, या इनके एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। आपको सारे रिजल्ट्स याद रखने हैं यहाँ पे। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि ट्रेडर ए गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड ट्रेडर बी गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 5%। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डिस्काउंट 25% का है और एक डिस्काउंट 20 और 5 का है, तो दोनों में डिस्काउंट में कौन सा डिस्काउंट ज़्यादा है? तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर सम बराबर है, जैसे यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 20 5 25 है, अगर सम बराबर है तो जिसमें गैप ज़्यादा है वो डिस्काउंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे दूसरा डिस्काउंट नहीं दिया, आप दूसरा डिस्काउंट 0% मान सकते हो। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो गैप है वो 25% का है। भाई 25 और 0 के बीच में गैप 25 का है, यहाँ पे 20 और 5 के बीच में गैप कितना है? 15 का है। तो जिसमें गैप ज़्यादा होता है वो आपका डिस्काउंट ज़्यादा होता है, मतलब आपका इस वाले केस में डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको 3 ऑप्शन और दे दूँ, जैसे यहाँ पे नीचे वाला देख लो। अच्छा पहले चौथा भी ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, पहले आप ये 3 ऑप्शन के साथ करो, फिर मैं आपको चौथा ऑप्शन दूंगा। तो आपसे पूछा है कि कस्टमर के लिए बेस्ट कौन सा है। भाई कस्टमर के लिए तो वो बेस्ट होगा ना जिसमें डिस्काउंट ज़्यादा होगा। जिसमें डिस्काउंट ज़्यादा होगा वो आपका कस्टमर के लिए बेस्ट होगा। शॉपकीपर के लिए बेस्ट कौन सा होगा? जिसमें डिस्काउंट कम होगा। भाई जितना कम डिस्काउंट देगा वह उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा। तो शॉपकीपर के लिए बेस्ट वो है जिसमें डिस्काउंट सबसे कम है। कस्टमर के लिए बेस्ट वो है जिसमें डिस्काउंट ज़्यादा है। तो मुझसे पूछा डिस्काउंट किसमें ज़्यादा है, तो आप देखो कि सबका सम यहाँ पे 50 50 50 आ रहा है। तो जिसमें गैप ज़्यादा है उसमें डिस्काउंट ज़्यादा है। तो आपको दिख रहा है गैप यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे आपको 30 का गैप दिख रहा है, और यहाँ पे आपको 0 का गैप दिख रहा है। तो गैप ज़्यादा डिस्काउंट ज़्यादा, तो आपका ये सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है। तो ये आपका कस्टमर के लिए बेस्ट है। अगर मैं शॉपकीपर के लिए पूछ लूँ तो जिसमें डिस्काउंट कम, तो भाई जिसमें गैप ज़्यादा उसमें डिस्काउंट ज़्यादा, जिसमें गैप कम उसमें डिस्काउंट कम। तो गैप कम इसमें है, इस वाले में गैप कम है, तो ये आपका शॉपकीपर के लिए बेस्ट हो जाएगा। अगर मैं एक ऑप्शन और डाल देता यहाँ पे कि चौथा ऑप्शन है आपका 50। चौथा ऑप्शन आपका क्या है? चौथा ऑप्शन है आपका 50%। ठीक है, तो आपको दिख रहा है दूसरा, आप 0% मान लो दूसरा डिस्काउंट, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे गैप 50 का है, और यहाँ पे गैप आपका 10 का है, यहाँ पे 30 का है, यहाँ पे 0 का गैप है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गैप है, तो जिसमें डिस्काउंट ज़्यादा उसमें कस्टमर के लिए वो सबसे ज़्यादा फायदे वाला सौदा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये ना होता चौथा ऑप्शन, तो आपको दिख रहा है कि ये वाला कस्टमर के लिए बेस्ट है, कस्टमर के लिए बेस्ट है, ये वाला आपका शॉपकीपर के लिए बेस्ट है, क्योंकि जिसमें डिस्काउंट कम रहेगा उसमें शॉपकीपर का ज़्यादा फायदा होगा। तो हम इसको देखते हैं, यहाँ पे 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और 20 और 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इसको मैं सक्सेसिव से निकाल सकता हूँ, 20 + 5 - 20 × 5/500 मतलब 1। तो यहाँ पे आपको 24% का डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पे आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, और जो गैप है वही 320 आपको दिया, मतलब 1% की वैल्यू आपको 320 दी है। आपको क्या बताना है? MP, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? इतनी हो जाएगी। तो आपका ये वाला ऑप्शन, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। मैंने कल आपको वो बताया था ना, क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का, तो वो आपको आ गया था। तो यहाँ पे मैं सारे इन रेडियस सारे सर्कम रेडियस आपको रिवाइज कराने जा रहा हूँ। एक होता है यूनिवर्सल फार्मूला, देखो आपको 2 फार्मूला याद होने चाहिए। एक होता है ABC/4 एरिया, एरिया को हम डेल्टा से दिखाते हैं, और एक फार्मूला होता है आपका एरिया/S, एस मतलब सेमी पेरीमीटर होता है। तो मैंने आपको बताया था जिसमें आपका 4 आता है वह आपका सर्कम रेडियस होता है, मतलब कैपिटल R, और ये आपका स्मॉल r होता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 2 फार्मूला होता है, A/√3 और A/2√3। मैं अब साफ साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 2 फार्मूला था, A/√3 A/2√3। तो सर्कम रेडियस आपका बड़ा होता है, तो यहाँ पे बड़ा ये है तो आपका ये कैपिटल R हो जाएगा, ये आपका स्मॉल r हो जाएगा इन रेडियस। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने बताया था कि r जो होता है वो हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, और जो आपका इन रेडियस होता है स्मॉल r जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2 होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो आपसे क्या कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इतना, तो सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है? देखो पहली बात तो आप ये समझो कि मानो ये सेक्टर है, तो ये आपका L हो गया, साथ में आपका ये R और R, ये आपका होता है पेरीमीटर, L + 2R ये आपका पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता है। तो ये आपको दिया है। L क्या होता है? L होता है θ/360, तो थीटा आपको 60 डिग्री दिया, मतलब 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2πr + 2r, ये आपका पेरीमीटर होता है, जो आपको 64/3 दिया है। तो आपको दिख रहा है 1/6 हो चुका है ये, और ये आपका 3 हो चुका है, तो πr/3 + 2r। तो अगर आप r को कॉमन ले लो तो आपका π/3 मतलब 22/7 × 3 + 2 = 64/3 आ रहा है।
तो आपका 21 दूना 42, 42 22 64, तो 64 से 64 चला गया आपका आर बटे, और आपका फिर 3 से 3 भी चला जाएगा, तो आर इक्वल टू 7 आपका आ जाएगा सिंपली। तो आर आपका 7 आ चुका है। अब आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर, क्या होता है थीटा, जो कि 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से आपका 7 चला जाएगा। यह आपका 1/6 है, 22 सत्ते, या आप ऐसे कर लो 11 आपका 3, मतलब 77/3 आपका इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, आसान है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम सारे टाइप के प्रपोर्शन देख लेते हैं। मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है। मान लो आपको 2 नंबर दिया है ए बी, तो इसका आपको मीन प्रपोर्शन भी पूछ सकता है, इसका आपको थर्ड प्रपोर्शन भी पूछ सकता है। तो इसका जो मीन प्रपोर्शन होगा, मीन प्रपोर्शन वह क्या होगा, सिंपल रूट ऑफ ए इंटू बी हो जाएगा इसका मीन प्रपोर्शन। इसका थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, इसका थर्ड प्रपोर्शन सिंपल, आप इस वाले नंबर को बाद वाले नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई ए कर दो, तो आपका ये थर्ड प्रपोर्शन आ जाएगा। फोर्थ प्रपोर्शन पूछ सकता है, तो आपको 3 नंबर दिया रहेगा ए बी सी, आपको पूछेगा फोर्थ प्रपोर्शन बता दो, तो आपको क्या करना है, बाद वाले 2 को मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ प्रपोर्शन जो आ जाएगा, बाद वाले 2 को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाई पहला वाला कर दो, तो ये आपका फोर्थ प्रपोर्शन आ चुका है। प्रपोर्शन पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन और आता है, जिसको आप बहुत ही गलत तरीके से करते हो, जिसमें आप समय बचा सकते हो बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बहुत ही जल्दी कर सकते हो। आपको बता दे रहा हूँ, आपको मैं एक रफ डेटा लेके बता दे रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। आपसे बोलेगा कि 4 नंबर से, मान लेता हूँ मैं 12, 15, 17, 23, ये 4 नंबर है, मैंने रफ डेटा लिया है। आपसे कहता है कि वह कौन सा ऐसा नंबर है जिनको मैं चारों में घटा दूँ, चारों से घटा दूँ तो वो प्रपोर्शन में आ जाएगा। मान लेता हूँ, जैसे मैंने, प्रपोर्शन क्या होता है भाई, ऐसे अगर चारों को लिख दूँ तो प्रपोर्शन में हो जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं चारों में से x घटा दे रहा हूँ, कोई एक नंबर, आपको वही x की वैल्यू पूछ रहा है कि वह ऐसा क्या नंबर में घटाऊँ कि आपका प्रपोर्शन में आ जाए, तो यहाँ पे आपको इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने नहीं लगना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन से जाना है। ऑप्शन से, मान लो ऑप्शन में आपको वैल्यू दिया है 1 2 3 4, तो आपको ऑप्शन में डाल के आपको x या 2 की वैल्यू पुट करके चेक करना है क्या हो रहा है कि नहीं, ऐसे आपको ऑप्शन से जाना है। यहाँ पे मैंने रफ डेटा लिया है, इस वजह से आंसर मेरा नहीं आएगा, लेकिन आपको ऑप्शन से करना है, ये वाला क्वेश्चन आपका जल्दी होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब आपको क्या देखा कि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसको जो वो है ना, इसको हम इन सेंटर भी बोलते हैं, अभी हम आगे देखेंगे, इसको हम इन सेंटर भी बोलते हैं, और ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो अगर आपको ये एंगल थीटा दिया है, ये एंगल आपका थीटा है, और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये आपका 90 प्लस θ/2 हो जाएगा। मैंने इसको बहुत बार बताया है। ठीक है, तो अगर ये 40 है तो ये 90 प्लस 40/2 मतलब 20 हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल आपका 110 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये जो आपका एंगल है इसका बाइसेक्टर है, ये जो आपका एंगल है इसका बाइसेक्टर है, तो अगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये आपका थीटा है तो ये आपका 90 माइनस θ/2 हो जाएगा। मतलब अगर ये 70 है तो ये 90 माइनस 70/2 मतलब 35 इक्वल्स टू आपका 55 डिग्री हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 55 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जैसे इंटरनल एंगल अगर ये थीटा है तो ये आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। कैसे, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, ये आपका 90 प्लस θ/2 है, ये आपका 90 माइनस θ/2 है, इन दोनों का सम कर दो तो आपका ये 180 हो जा रहा है कि नहीं। तो अगर ये थीटा है तो ये आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं। तो ये आपको सारे रिजल्ट याद होने चाहिए। अब आपको कंफ्यूजन आती है कि भाई ये इन सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर, सॉरी इन सेंटर क्या होता है, ये आपका एक्स सेंटर, ये जो बाहर वाले एंगल का बाइसेक्टर है ना, सॉरी ये जो बाहर वाले एंगल का बाइसेक्टर है, ये वाला जो आपका पॉइंट है ना, ये आपका, इसको हम बोलते हैं एक्स सेंटर, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको ये समझना है कि इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, और ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ठीक है, और सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड हम देख लेंगे। सेंट्रॉइड बेसिकली मीडियंस का जो इंटरसेक्शन होता है वो आपका सेंट्रॉइड होता है। तो देखो, अगर ये आपका इन सेंटर मतलब समझ रहे हो कि इसके अंदर जो सर्कल है उसका सेंटर, या ये जो होता है ना, ये इसका एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं उसको भी बोलते हैं। जैसे ये एंगल बाइसेक्टर मीट इसी पॉइंट पे करेंगे, तो अगर इन सेंटर है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये आपका 90 प्लस θ/2 हो जाएगा। अगर सर्कम सेंटर है, तो अगर ये थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये आपका 2θ हो जाएगा। ये अब तो आपने पढ़ रखा है। अगर ऑर्थो सेंटर है, ये आपका ऑर्थो सेंटर है, मतलब अल्टीट्यूड्स जहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, तो ये आपका सिंपल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अरे यार ये क्वाड्रिलेटरल है ना,
ये आपका AFOE क्वाड्रिलेटरल है, तो ये दोनों तो 90-90 हो गए। तो आपका अगर ये थीटा है तो आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब बताओ ये आपका क्या है, ये आपका इन सेंटर है, ये आपका सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर है, ये आपका ऑर्थो सेंटर है, ये आपका ऑर्थो सेंटर है, और ये आपका अगर ये तीन वो हैं आपके क्या ट्रेंगल है, इसके जो मीडियंस होते हैं, मीडियंस, एक सेकंड रुक जाओ यार, एक सेकंड रुक जाओ। इनके जो मीडियंस होते हैं, मीडियंस क्या होते हैं, ये इसको बराबर काटेगा, ये इसको बराबर काटेगा, और इनके जो मीडियंस जहाँ पे मिलते हैं, तीनों मीडियंस यहीं पे मिलेंगे, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका सेंट्रॉइड होता है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। जो आपका रेशियो होता है, मानो ये वाला अगर मैं लूँ तो ये 2:1 में होता है, ये आपका 2:1 में होता है। ठीक है, आपका यहाँ से एक रिजल्ट और है, पता है क्या रिजल्ट है, आपको मैंने बता रखा है कि जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड जो होता है वह आपका सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को, पहली बात तो ये तीनों जो पॉइंट होंगे एक ट्रेंगल के, वो तीनों कोलीनियर होंगे। क्या होंगे, कोलीनियर होंगे। और ये आपका जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 में काटता है। आपको ये ध्यान रखना है कि सी और सी के बीच में 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका 2:1 में काटता है सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर को और सरकम सेंटर को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे कि इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर्स एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना इतना इतना। ठीक है, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं पता है कि कैसे करना है, तो अगर आपको मिनिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछे ना, तो जनरली आप एक बराबर वैल्यू सब में डिस्ट्रीब्यूट क्या करो, मतलब एक्स वाई जेड तीनों की बराबर बराबर वैल्यू रखा करो, यहाँ पे चेक किया करो, एक आपकी क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा, वही वैल्यू यहाँ पे डाल दिया करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बराबर बराबर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट क्या करो, तो आपका मोस्ट ऑफ द केस में, मोस्ट केसेस में आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा नहीं आएगा, बहुत ही रेयर में आपका गलत हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई जेड की तीनों की वैल्यू 1/3 1/3 1/3 डाल दूं तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। फिर वही चीज़ यहाँ पे डाल दूं 3 + 3 + 3, तो आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। मोस्ट ऑफ द केस में आपका ये तरीका लग जाएगा। अदरवाइज इसका जो एग्जैक्ट तरीका है मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, और वह ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है। जो ये वाला रिजल्ट है ये तो मैंने आपको इंटेंस मैथ रिवीजन में 3-4 बार बताया, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कराए हैं, अभी मैं आपको आगे भी कराऊंगा। और ये वाला जो रिजल्ट है, ये पूरा रिजल्ट जो है ये भी मैंने आपको उसमें मैथ्स मंथन सीरीज में बता रखा है। ये वाला रिजल्ट मैथ्स मंथन सीरीज में, जहाँ पे मैंने 4 लेक्चर लिए थे, जो काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस मैंने लिए थे, जिसमें मैंने कैट वगैरह के क्वेश्चन करा रखे थे जो आपको पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, उसमें मैंने ये वाला रिजल्ट बता रखा है। अब आपको यहाँ पे समझना है कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, ये आपको समझना है। पहली बात तो आपको यहाँ पे जो रिजल्ट यूज करना है ना, वह अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन यूज करना है। क्यों यूज करना है ये भी आपको बताऊंगा। पहली बात तो अर्थमेटिक मीन, अगर 2 नंबर हैं तो उसका अर्थमेटिक मीन होगा a + b/2, अगर a b 2 नंबर है तो। अगर 3 नंबर है तो a + b + c/3 आपका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। ऐसे ही आगे 4 के लिए 5 के लिए आप कर सकते हो। अगर मैं हार्मोनिक मीन की बात करूं तो अगर 2 नंबर हैं तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, 2/1/a + 1/b। अगर 3 नंबर है तो उसका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, 3/1/a + 1/b + 1/c। ये हार्मोनिक मीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 3 नंबर है एक्स वाई जेड, तो आपका होता है x + y + z/3, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन 3 नंबर का कितना हो जाएगा, 3/1/x + 1/y + 1/z। तो आपको पता है हार्मोनिक मीन में कुछ ऐसी चीज दिखती है, इस वजह से आपको ये वाला रिजल्ट लगाना है। ठीक है, तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, इसको आप इधर भेज दो, इधर, तो इसको मैं डिब्बा की तरह दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं डिब्बे की तरह दिखा रहा हूँ, तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 9, क्योंकि 3 × 3 9 होता है, ये आपका 1 है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 9 हो जाएगी, आपका करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, अब आपका इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, जो मैंने आपको करा भी रखा है। देखो कैसे करेंगे। आपको 2 नंबर दिया, अगर आपको ये जो चीज दिख रही है ना, ये चीज अगर आपको ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल दिख गया तो आपको तुरंत क्या रिजल्ट लगाना है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो आपको यहाँ पे 2 नंबर दिख रहे हैं। 2 नंबर कौन से हैं, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। तो आपका 4 cosec स्क्वायर अल्फा + 9 sin स्क्वायर अल्फा, मैं अर्थमेटिक मीन लिख रहा हूँ। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। आपको ये रिजल्ट लगाना है। अर्थमेटिक मीन इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, ये तो होता है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों का प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, 2 नंबर का, 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन आपका √AB होता है। ठीक है, तो √AB कर दूंगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 × 4, और आपका कॉसेक और साइन स्क्वायर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो आपका ये जो है ये
जो आपको पूछा है क्वेश्चन में, यही तो पूछा है, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 6 दूनी 12, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 12। अब आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, आपको ये रिजल्ट याद ही रखना है और आपको याद भी होगा क्योंकि मैंने आपको इतनी बार बताया है ये रिजल्ट। आपको सिंपल क्या करना है, इसको मैं रहने दे रहा हूँ जैसे आपको दिखे। आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल आपको करना है 9, अगर आपको दिख रहा है कि ये इसके रेसिप्रोकल है, अगर आपको दिख रहा है तो सिंपल 9 चौक 36, 36 का रूट 6 और इसका डबल कर दो तो ये आपका मिनिमम वैल्यू इसकी 12 आ जाएगी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप मुझे बता दो कि 18 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 8 cot स्क्वायर अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आपको दिख रहा है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, 18 इंटू 8 144 का रूट 12, 12 इंटू 2 24, तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 24 आ जाएगा। आप अर्थमेटिक मीन इस ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन कर लो तो आपका यही चीज आएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ रहा है 18 आउट 144 का रूट आपका कितना है, जो भी आ गया आप देख लो। अगर मैं आपको यहीं पे पूछ लूँ कि आप बता दो मुझे 2a स्क्वायर प्लस 18/a स्क्वायर की आप मुझे मिनिमम वैल्यू बता दो, अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आपको दिख रहा है ये जो है इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं, बिल्कुल है। तो बस सिंपल 18 दूना 36, 36 का रूट 6 का डबल कर दो 12, तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 12 रहेगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो रहेगी वो आपकी 12 रहेगी। इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बता देना आपको क्लास कैसी लगी। बाकी मेंस के लिए तैयारी आप शुरू कर दो, अगर आपका प्री हो गया है। आप सीएचएसएल मेंस अगर आपका है तो उसके मॉक्स वगैरह देना स्टार्ट कर दो, सीपीओ मेंस है तो उसके मॉक्स वगैरह देना स्टार्ट कर दो, फिजिकल स्टार्ट कर दो। बाकी सीजीएल मेंस की क्लास हम यूट्यूब पे ही करेंगे, उसके लिए तैयार हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच।